हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। जैसा कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, रिवाइज्ड एसएससी एग्ज़ाम डेट्स आउट हुई हैं, तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल बात भी करी है उसमें, 2-4 हमने, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एएसओ इन एएफएचक्यू, क्योंकि हम लोग सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं एसएससी सीजीएल बेस्ट पोस्ट की। ठीक है, बाकी मैं सारे लगभग कोशिश करूँगा कि सभी पोस्ट के बारे में हम लोग बात कर पाएँ, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो 6 से 7 अप्रॉक्स आई थिंक 7 पोस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। AAO, JSO, इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे, CSS। ठीक है, तो इन MEA, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि एक अच्छी जॉब पोस्ट है, ASO इन AFHQ। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, रक्षा मंत्रालय आप कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये सब आता है, तो रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए इस पोस्ट का क्या मतलब है। जैसे आप लेट सपोज बात करें, अगर हम लोग, आपका जैसे आर्मी में जाने का बहुत सपना था, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आज जैसे मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, या कुछ और भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, तो आप नहीं जा सकते हो आर्मी वगैरह में, या आप नेवी में नहीं जा पाए, एयरफोर्स में नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं आप अगर उस एटमॉस्फेयर को मिस करते हो, ठीक है, और कैंटीन चाहते हो आप, कैंटीन का भी कई लोगों का सपना होता है, कैंटीन मिल जाए, उसमें फ़ायदा भी काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है उसमें फ़ायदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग इस जॉब को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये जॉब CSS से ज़्यादा बेटर है या ये MEA से ज़्यादा बेटर है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितने भी ASO पोस्ट हैं वो सभी अच्छी होती हैं। ठीक है, सबका इक्वल एक मेरे ख्याल से लेवल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की पसंद की वजह से कट ऑफ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि सभी की सोच अलग अलग है, आप सबकी सोच को सेम नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को AFHQ अच्छा लग रहा हो और CSS अच्छा ना लग रहा हो, या हो सकता है किसी को CBI सब इंस्पेक्टर अच्छा लग रहा हो लेकिन वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं लेना चाहता है, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो आप सबकी चॉइस की बात है। तो आज हम लोग देखिए, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी पोस्ट के बारे में आपको PhD नहीं करनी है। ठीक है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप उसमें सेलेक्ट होते हो, जब आप उस पोस्ट को लोगे जाके, जब आप वहाँ पर काम करते हो जाके, तब जाके आपको उस जॉब के बारे में 100% पता चलता है। बाहर आप रहोगे, आप 10 लोगों से अलग अलग चीज़ें सुनोगे, तो कहीं ना कहीं आपको 30-40% चीज़ें ही पता चलती हैं, जो मेन चीज़ है वो वहाँ पर आपको जाकर ही पता चलेगी। ठीक है, तो ASO इन AFHQ की अगर हम लोग बात करें, देखिए 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, जैसा कि अभी तक मैंने जितनी पोस्ट की बात करी है, लगभग सभी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, केवल AAO को छोड़ के, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, अब आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, आपके आसपास सारे लगभग जो ऑफिसर्स हैं वो सभी रहेंगे, आर्मी वाले ऑफिसर्स रहेंगे, और ये एक तरीके से सभी जैसे नेवल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लाइक सारी एक तरीके से चीज़ें, से आर्मी हुई और वायुसेना हुई, जल सेना हुई, सब इन सभी का एक तरीके से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, इन सभी का एक मिक्स एक तरीके से एक ऑफिस बनाया गया दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको काम करना होता है। ठीक है, डेस्क जॉब होता है आपका। ठीक है, आप ASO की पोस्ट से लगते हो जाके, और इस जॉब में एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप जब SO बनते हो तो UPSC से जो सिलेक्शन होता है इस मिनिस्ट्री में, वो केवल SO की पोस्ट पे होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि जो यहाँ से UPSC के थ्रू भी सिलेक्ट होता है वो ग्रुप B में वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, वो ग्रुप A में सेलेक्ट नहीं होता है, जैसा कई अदर मिनिस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या होता है, ग्रुप A में सेलेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा आपको प्रमोशंस का भी वो रहता है कि आपका जो UPSC का जो बंदा है वो भी ग्रुप B का होगा, और आप भी ग्रुप B के होते हो, तो ग्रुप A के कहीं ना कहीं चांसेस बढ़िया बनते हैं थोड़े से। ठीक है, बाकी शायद मैंने सुना है कि प्रमोशंस में इतने फास्ट नहीं हैं, फिर भी क्योंकि 4600 ग्रेड पे की जॉब है तो अच्छी है। ठीक है, पर्क्स की हम लोग बात करेंगे आगे चल के। दूसरा देखिए, अगर आपको दिल्ली में रहना है और आपके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2017 की बात करूँ, 16 की बात देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, 16 में वैकेंसीज़ कम थी और कट ऑफ भी कम जाता था। 17 में कंपटीशन लेवल बढ़िया था, 146 वैकेंसीज़ थी, और कट ऑफ UR कैटेगरी का 560 गया था और 542 गया था OBC कैटेगरी का, तो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, वो सभी को पता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का डिफरेंस है और ये 146 वैकेंसीज़ है। हमेशा 146 नहीं आती हैं, 70-80 वैकेंसीज़ भी आती हैं इसमें। 17 में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब आपको एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी कि 560 गया था, और CSS का जो कट ऑफ था वो 562 पॉइंट समथिंग गया था, 5 गया था शायद UR कैटेगरी का। अब ASO इन रेलवे की बात करें हम लोग तो 576 समथिंग गया था, MEA की बात करें तो 575 गया था, इनकम टैक्स की बात करें तो 578 गया था। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ग्रेड B की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, फिर भी कट ऑफ कम है।
ठीक है, कम है कट ऑफ, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि लास्ट के 15 नंबर भी बहुत मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस पोस्ट को चौथे से पाँचवें नंबर पर डाल सकते हो। अगर आपकी ये फेवरेट जॉब नहीं है, आपकी ड्रीम जॉब नहीं है ये, तो आप इसको चौथे से पाँचवें नंबर पर आराम से डाल सकते हो, क्योंकि इतनी भी बुरी जॉब नहीं है। 4600 ग्रेड पे की सारी जॉब अच्छी होती हैं। तो प्रेफरेंस कुछ आप ऐसे दे सकते हो, आपका इनकम टैक्स बनने का मन है तो आप पहले पे इनकम टैक्स दे सकते हो, दूसरे पे CSS दे सकते हो, या दूसरे पे MEA दे सकते हो। अगर आपको फॉरेन जाने का मन है, नहीं मन है तो उसको बाद में दे सकते हो। CSS को आप सेकंड नंबर पर डाल सकते हो, उसके बाद में आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को डाल सकते हो, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि उसका कट ऑफ ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर आपका CSS लेने का मन नहीं है तो आप थर्ड नंबर पर CSS डाल सकते हो। चौथे नंबर पे आपको AFHQ डालना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए और आपको दिल्ली चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको दिल्ली ही मिलती है। 99% आपको यहाँ पर दिल्ली अलॉट होती है। 1% चांसेस हैं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपको रीजनल ऑफिसेज मिल जाएँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में देखिए हम लोग बात करते हैं, अब इसके थोड़ा पर्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पर्क्स में देखिए सबसे बड़ा पर्क्स जो इसका है वो यही है कि इसमें कैंटीन कार्ड मिलता है, ठीक है। और कई लोग बताते हैं कि आप कार खरीद सकते हो, बाइक खरीद सकते हो, ये सब चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट मैंने सुना है ऐसा तो होता होगा, ठीक है, कि 10 लाख की कार 8 लाख में खरीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग कैंटीन कार्ड चाहते हैं, ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंट देखिए किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करने से पहले आपका वो ड्रीम होना चाहिए उस जॉब को लेकर। अगर आप चाहते हो कि आप आर्मी ऑफिसर्स के बीच में काम करो, क्योंकि वहाँ पर एक डिसिप्लिन मैनर रहता है, ठीक है, कोई इसमें 2 नंबर की कमाई नहीं है, वाइट कॉलर जॉब है ये, ठीक है। और मुझे पर्सनली लगता है कि आज के टाइम में जब चीज़ें इतना क्लियर हो रही हैं तो क्यों आप करप्शन करोगे, करप्ट क्यों बनना है आपको। तो आप सारी वाइट कॉलर जॉब, जितनी भी ASO की पोस्ट होती है मोस्टली वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है। तो बिंदास आप काम करो और जो भी आपको सैलरी मिल रही है वो लो। इसके अलावा देखिए आपको समय मिलता है, क्योंकि इनकम के देखिए आपके डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए मेरे ख्याल से। कभी भी एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आप रुकना नहीं चाहते हो तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी पोस्ट है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें एक AFHQ ये भी पोस्ट आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। इसके अलावा मैंने रेलवे की बात करी, वहाँ पे भी आपको टाइम मिल जाता है इतना। उसके अलावा CSS की जो मैंने बात करी, वहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है। तो कुछ ये ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे आपको फुल टाइम मिलता है कुछ भी करने का। आप पढ़ाना चाहते हो यूट्यूब पे आप पढ़ा सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, और इस तरीके से वीडियोज़ बना रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ। तो इन सब के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। यूट्यूब चला सकते हो, आप सिंगिंग करना चाहते हो सिंगिंग कर सकते हो, आप गिटार बजाना चाहते हो गिटार बजा सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग भी कर सकते हो क्योंकि आपको इतना टाइम मिलेगा, और ब्लॉगिंग कर सकते हो, घर में रह के भी आप ब्लॉग्स बना सकते हो। इसके अलावा जो भी लोग जो भी करना चाहते हैं, कई सबके अलग अलग शौक होते हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ी बात है UPSC के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो दिल्ली में रह के। दिल्ली में रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। तो ये 9:30 to 5:30 वाली जॉब होती है, ठीक है। तो इन सब में आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम लोग स्लाइड्स अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी हैं, ठीक है, कहीं से तो मैंने लिया है इसको। कि वर्किंग टाइम 9:30 to 6 रहता है, ठीक है, या 9 से 5:30 रहता है, वो वेरी करता रहता है अलग जगह पे। स्ट्रेस फ्री लाइफ है, मतलब समझे कि आपको देखिए सेम काम कर रहा है तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं, बट आप ये भी सोचिए कि सेम अगर आपको काम करना है, आप स्कूल भी रोज़ जाते थे तो क्या बोर हो जाते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अलग लाइफ है। जब आप शाम को 6 बजे घर आ जाओगे तो वो एक अलग लाइफ होती है, ठीक है। आप जो भी एंटरटेनमेंट करना चाहते हो वो 6 बजे के बाद करो, ठीक है। ऑफिस आपको सैलरी दे रहा है तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छा बनाओगे, आप टेंशन नहीं लोगे, उतना ज़्यादा कूल रहोगे, ठीक है। लेस वर्कलोड रहता है, मतलब वहाँ से आप आओगे तो आप इतना थकोगे भी नहीं, तो बाकी काम भी कर पाओगे, ठीक है। अब वहाँ पता चल रहा है आप इतना प्रेशर आपके ऊपर है तो आप इतना काम कर रहे हो, तो घर में आकर जो भी आप पैशन को फॉलो कर रहे हो, या डांसिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, या व्लॉग्स बना रहे हो, तो फिर उन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाओगे। आप घर में आके खाना पीना खा के सो जाओगे, ठीक है, पढ़ नहीं पाओगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें वर्कलोड कम हो। तो ASO की लगभग सभी पोस्ट में सेम काम रहता है। हर मिनिस्ट्री में जो उस मिनिस्ट्री के अंडर में काम होता है बस वो डिफ़र करता रहता है। जो भी अगर आप मान लीजिए AFHQ में हो तो जो भी हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उन सब का रिलेटेड आप वही नोटिंग ड्राफ्टिंग वाला काम करोगे, ठीक है। बाकी कई अदर काम होते हैं, जब आप मिनिस्ट्री के अंदर जाते हो तब आपको जो काम दे दिया जाता है वही काम आपको करना होता है, ठीक है। करप्शन फ्री जॉब है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है ये। करप्शन करके अपना नाम बदनाम नहीं करना है, ठीक है। नाम ऊँचा करना है, नाम बेकार नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए प्रमोशंस की बात कर लें। प्रमोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की। तो सेक्शन ऑफिसर देखिए आप बन जाएंगे 8 साल में। उसके बाद में अब देखिए ये ऐसा नहीं कंफर्म होता है कि 8 साल में बन जाओगे, क्योंकि ये वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है, सीनियरिटी पे डिपेंड करता है कि आप सीनियर हो या आपसे भी कोई सीनियर है। वैकेंसीज जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसीज़ आई आपके डिपार्टमेंट में, तो ऐसा मैंने सुना है कि 50 वैकेंसीज जो होती हैं वो
एसएससी के थ्रू भरी जाती हैं और 50 वैकेंसीज़ प्रमोशंस के थ्रू होती हैं। जो ऊपर के वैकेंसीज़ होती हैं वो प्रमोशंस के थ्रू मिलती हैं। तो इस तरीके से प्रमोशंस होते हैं। उसके बाद देखिए, आप हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि आप कम एज में लगोगे तो आप प्रिंसिपल डायरेक्टर तक भी जा सकते हो, ठीक है। टॉप पोजीशन होती है एफएचक्यू की। नहीं तो मोस्टली लोग जो है वो डायरेक्टर तक इसमें चले जाते हैं, ठीक है। 20 साल का लगभग आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा है, 6 12 25 साल का टाइम दिख रहा है। आप सोचो, आप अगर 30 के अप्रॉक्स पे लगोगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि 6 साल लेगा है तो 6 साल में हो जाता है, 6 से 7 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, या 5.5 साल में भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, आपके यहाँ वैकेंसीज़ पे, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 8 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे, डिप्यूटी डायरेक्टर बन जाओगे 6 साल में, जॉइंट डायरेक्टर बन जाओगे 6 साल में, डायरेक्टर बन जाओगे 5 साल बाद, और प्रिंसिपल डायरेक्टर बन जाओगे टॉप पोजीशन पे। तो इतने भी बुरे प्रमोशंस नहीं है। इवन सीएसएस में मैंने सुना है ऐसा कि फास्ट प्रमोशंस है, बट यहाँ भी ठीक ठाक प्रमोशंस हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे सैलरी की मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बात नहीं करी थी। तो सैलरी देखिए 4600 ग्रेड पे होती है, ठीक है। पर्क्स इसमें जो चीज़ें मिलती हैं, टीए हुआ, एचआरए हुआ, वो लगभग सब में सेम मिलता है एएसओ की पोस्ट में, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एसआई में जैसे एक्स्ट्रा मिलता है पर्क्स 20% ऑफ बेसिक पे, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी सैलरी प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है पर्सनली, जैसा कि एक काम लोग करते हैं तो उनकी 62 के अप्रॉक्स बनती है। एक एएसओ है वो भी एक डिपार्टमेंट में, तो 62 के अप्रॉक्स बनती है। तो मान के चलो कि सारी एएसओ की जो सैलरी होती है वो फ़िलहाल, क्योंकि अभी डीए कम कर दिया गया है कोरोना की वजह से, तो आप मान के चलो कि 64 के आसपास आप रहोगे। अब ये 63 भी हो सकता है, 64.5 भी हो सकता है। तो 64,000 के अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी है ये, ठीक है। ये इन हैंड सैलरी है, इसका मतलब कि आपकी टोटल सैलरी अप्रॉक्स 70 प्लस बनती है, ठीक है, 4600 गेट पे में, ठीक है। अब जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह काम करते हो उनसे आप पता कर सकते हो। फिलहाल मेरा एक फ्रेंड काम करता है तो उसके 62 के अप्रॉक्स इस टाइम सैलरी है, ठीक है, जो कि काफ़ी हैंडसम सैलरी है। एक्स सिटीज़ में रह के आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक्स सिटी की सैलरी है, वाई सिटी की नहीं है। तो एक्स सिटी को दिल्ली एक्स सिटी में आता है, तो एक्स सिटी की सैलरी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए सब में लगभग सेम रहता है। आपको टीयर 1 देना होगा 200 नंबर का, फिर टीयर 2 देना होगा, और उसके बाद आपको टीयर 3 देना पड़ता है। टीयर 4 में एएफएचक्यू में जहाँ तक सीपीटी नहीं होता है, ठीक है, अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं, सॉरी, नोटिफिकेशन को मैंने रीड नहीं किया। जहाँ तक एएफएचक्यू में सीपीटी नहीं होता होगा, ठीक है, अगर होता होगा तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। किसी भी पोस्ट के बारे में जब आपने देखा होगा, जब वैकेंसीज़ आती हैं तो लास्ट में लिखा रहता है, एक 2 ऑप्शन 2 कॉलम होते हैं, एक में लिखा रहता है कलर ब्लाइंड, तो सुटेबल लिखा रहेगा, या फिर एनए लिखा रहता है, ठीक है। तो सुटेबल अगर होगा तो सुटेबल लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसके इधर वाला जो बगल वाला कॉलम होता है उसमें आपकी ग्रेड पे लिखी रहती है, और उसके बगल में जो होता है कॉलम वहाँ पे सीपीटी लिखा रहता है। सीपीटी अगर होता है तो लिखा होगा, अगर सीपीटी नहीं लिखा है तो नहीं होता होगा, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कह दूं तभी होता होगा। आप अपना जो भी ईयर का आप पेपर दे रहे हो उसका नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करो, ठीक है, या उसकी वैकेंसी डिटेल्स जो आती हैं उसको अच्छे से रीड करो, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा फिजिकल भी नहीं होता है, ठीक है। और उन सब चीज़ों के लिए आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जॉब को लेके कि कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कैंटीन कार्ड मिलता है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या उसके कॉन्स होते हैं, ठीक है। देखिए, इस जॉब में मुझे कॉन्स कुछ भी नहीं दिखता है। और कभी ना कभी देखिए, एक बात आप और याद रखिए कि आप हमेशा पोस्ट प्रेफरेंस में उस पोस्ट को डालिए जो बेस्ट होती हो, ठीक है। मान लीजिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और आपको उतने नंबर नहीं है, आपके मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे 10-15 नंबर कम, जैसे मुझे लगता है कि मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर लायक नंबर नहीं है, और अगर मुझे बाई चांस मिलता भी है, मान लीजिए मेरे डिस्क्रिप्टिव में 75 मार्क्स आ जाते हैं और मुझे मिल जाए, तो वही बात है कि साउथ में मुझे नहीं जाना है, तो मैं उसको पहले नंबर पे भर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी है कि मुझे साउथ ना भेज दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के जो भी आपको बेस्ट पोस्ट लगती है उसको आप ऊपर डालो। नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिलना होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो उसके बाद में सेकंड बेस्ट पोस्ट डालो, फिर थर्ड बेस्ट पोस्ट डालो। तो ऐसे करके डालते रहो, जहाँ पे आपके नंबर स्टैंड करते होंगे वो पोस्ट आपको मिल जाएगी नॉर्मली, ठीक है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस की बात हम लोग तब करेंगे जब आप टीयर 2 दे लो, डिस्क्रिप्टिव दे लो, फिर मैं लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूँगा। 2018 स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँगा, क्योंकि मुझे भी भरना है, तो तब हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की। तो मुझे पर्सनली लगता है, और बात देखिए, मैं ट्रेनिंग की यहाँ पर बात नहीं करी। ट्रेनिंग देखिए हर पोस्ट में लगभग वही होती है, एसओ की ट्रेनिंग कुछ अलग नहीं होती है, ठीक है। ट्रेनिंग में वही होता है, 1 महीने की ट्रेनिंग कहीं पे होती है, कहीं पे 15 दिन की होती है, कहीं पे 8 सप्ताह की, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो हर ट्रेनिंग अलग अलग होती है। ट्रेनिंग में आपको उस मिनिस्ट्री से जो काम होता है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको। तो ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर आपको एएफएचक्यू में जाना है तो आप जब उसमें चले जाओगे, जब आपको बुला लिया जाएगा वहाँ पे, तो फिर आपको उसके बाद की चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये डिपेंड करता है कि आपको वो पोस्ट क्यों चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग पूरी बात करते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है पर्सनली कि काफ़ी बातें हो गई हैं, और मुझे लगता है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि एएफएचक्यू आपको क्यों चाहिए।
इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि एएसओ की पोस्ट देखिए लगभग सब सेम होती है। मुझे लगता है पर्सनली कि दो चीज़ों में देखिए या तीन चीज़ों में कह सकते हैं, इवन एएसओ इन एमईए भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको फॉरेन नहीं जाना है, अगर आपको फॉरेन जाने में दिलचस्पी नहीं है तो आप एमईए को चूज़ ना करो, भले उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कन्फ्यूज़न केवल मुझे पर्सनली लगता है दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सीएसएस में। इस दो में मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसके पक्ष और इसके दोनों के लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी इन दो पोस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी पक्ष दिखाई देते हैं, बट सीएसएस का थोड़ा सा एक अलग रुतबा होता है, ठीक है। तो इन दो में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। इन दोनों के बाद में आप जो भर सकते हो पोस्ट वो है एएफएच को। ये मेरा एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मुझे मतलब नहीं है, बट अगर आपको डेस्क जॉब करनी है, आपको अदर चीज़ों के लिए टाइम निकालना है, लाइक यूट्यूब या किसी भी ब्लॉग्स वगैरह के लिए, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सीएसएस में कन्फ्यूज़न रहता है, इसके बाद में आपको एएफएचक्यू भरना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। इसके अलावा देखिए एक बात कहना भूल गया कि टेलीग्राम चैनल देखिए मेरा है मैथ्स का, मैथ्स बाई पवन तिवारी करके आप सर्च करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, बाकी आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वहाँ पे मैथ्स के आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने, अगर आपको अच्छे डाउट्स हो रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।